हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीके स्टडी सेंटर में। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए इस सेशन की ओर हम चलते हैं। इस सेशन से बढ़ने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि मैं जो भी वीडियो सबसे पहले अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, प्रत्येक दिन सुबह 6:30 बजे आप हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। चलिए दोस्तों, इस सेशन का आपका पहला सवाल होगा, टेटोलॉजी विज्ञान की उस शाखा से संबंधित है जो अध्ययन करता है। टेटोलॉजी की जब बात आई है तो टेटोलॉजी की उस शाखा संबंधित है जो अध्ययन करता है, तो वो अध्ययन आपका जो सही जवाब होगा, इस सवाल का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। जो ऑप्शन नंबर डी में आपका है वो ऑप्शन नंबर डी में है, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन या उपार्जिकी। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन या उपार्जित का अध्ययन को हम टेटोलॉजी विज्ञान के शाखा के अंतर्गत यह आता है। यानी टेटोलॉजी विज्ञान का उस शाखा के संबंधित है, यानी किस शाखा से संबंधित है जो निम्नलिखित में दिया गया है, उससे आपको आंसर चूज करना है। तो वो है उपार्जित लक्षणों या अध्ययन, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन या उपार्जिकी। आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका होगा, ऐसे अंग जो समान कार्यों में उपयोग होने के कारण समान दिखाई पड़ते हैं लेकिन उनकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में भिन्नता पाई जाती है, वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? समजात अंग, समरूप अंग, अवशेषी अंग, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब जो होगा वो सही जवाब होगा समरूप अंग, आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं और अगला सवाल आपका होगा, अगला सवाल ये है आपका, अगला सवाल आपका है, जैव विकास से संबंधित डोलो का नियम क्या दर्शाता है? यानी जैव विकास से संबंधित जो है वो डोलो का नियम को क्या दर्शाता है? जो निम्नलिखित में 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से आपको एक सही जवाब को चुनना है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। जैव विकास के दौरान लक्षणों में जो प्रमुख भेद हो चुके हैं वे दोबारा नहीं हो सकते हैं, अर्थात जैव विकास उल्टी दिशा में कभी नहीं बढ़ता है। इस प्रश्न का आपका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्नांकित में से कौन सा यूकेरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो ये प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो सही जवाब आपका है कैप्सूल। कैप्सूल आपका राइट आंसर होगा। कैप्सूल आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका यह होगा, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यानी असत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन गलत है? वो निम्नलिखित में से जो ऑप्शन आपको दिया गया है 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपको सही चुनना है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है, यानी सब इसका कथन सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पतली एवं कठोर होती है, सही है। कोशिका भित्ति निर्जीव होती है, ये भी सही है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, ये भी सही है। यानी आपका जो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। अगर यदि आप नहीं हटा देते हैं यहाँ पे तो ये ऑप्शन नंबर डी को भी हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी को भी हटा दीजिए और ये आपका सारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। यानी कोशिका भित्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो ये तीनों कथन आपका सत्य हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल यह है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाजन केवल जनन कोशिका में होती है? तो इस सवाल का आपका जो सही जवाब होगा वो अर्धसूत्री आपका सही जवाब होगा। अर्धसूत्री आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका ये है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है यह आपको बताना है। चलिए दोस्तों, आपको हम 10 सेकंड का समय देते हैं। 10 सेकंड आप आंसर को बताइए 10 सेकंड में कि
मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? एक नीचे में आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, वो ऑप्शन नंबर डी में लाल रक्त कोशिका आपका ऑप्शन नंबर डी में है। लाल रक्त कोशिका आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? वो डायफ्राम आपका राइट आंसर होगा। डायफ्राम आपका इस प्रश्न का सही जवाब होगा। डायफ्राम आपका सही जवाब होगा। यानी अवशेषी अंग नहीं है, यानी अवशेषी अंग नहीं है तो ये डायफ्राम नहीं है। अगर यदि नहीं हटा देते हैं तो ये अवशेषी अंग, सारा ही अवशेषी अंग है। ए, सी और डी ये सारा अवशेषी अंग के अंतर्गत ही आते हैं। अगला सवाल आपका ये है, मानव के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अवशिष्ट कौन सा होता है? ये ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन है। उनमें से आपका सही जवाब जो होगा वो सही जवाब यूरिया आपका राइट आंसर होगा। यूरिया आपका इस सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल ये है, सर्प की 20 ग्रंथियाँ किसकी समान होती है? सर्प की 20 की ग्रंथियाँ किसकी समान होती है? तो ये समान होती है केसेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियाँ। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। केसेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियाँ सर्प को 20 की ग्रंथियाँ की समान होती है। अगला सवाल की ओर चलते हैं और आपका अगला सवाल ये है, भ्रूण तथा गर्भाशय के निकट संलग्नता को क्या कहा जाता है? ये इसे क्या कहा जाता है? तो इसे रोपण कहा जाता है। और आपका अगला सवाल होगा, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। पैरामीशियम आपका एक कोशिकीय जीव है। अगला सवाल आपका है, कोशिका की अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका की अध्ययन को साइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। कोशिका अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। अगला सवाल की ओर हम चलते हैं और आपका अगला सवाल ये है, निम्नलिखित में से कौन सरीसृप एवं स्तनधारी के बीच की योजक कड़ी है? सरीसृप और स्तनधारी के बीच योजक कड़ी कौन है निम्नलिखित में से? तो ये आपका होगा एकीडाना ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। एकीडाना आपका राइट आंसर होगा। पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक के लेखक कौन है? इसका लेखक लेमार्क ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में किनके विचार संकलित है? तो इनमें से डार्विन का विचार संकलित है। अगला सवाल है, कोशिका का केंद्र शक्ति किसे कहते हैं? यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कह सकते हैं? इसे भी कहते हैं तो इसे माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। यानी पावर हाउस के नाम से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस के नाम से भी जाने जाते हैं। तो अगला सवाल आपका ये है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? यानी जो 4 गो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो इनमें से जो जोड़ा गलत है वो ऑप्शन नंबर डी, जो डी होगा वो जोड़ा आपका गलत है। वंशागति का वाहक राइबोसोम को कहा जाता नहीं, ये गलत है। दोस्तों इसका आप लोग आंसर दीजिएगा, वंशागति का वाहक किसे कहते हैं? बाकी आत्महत्या लाइसोसोम को कहा जाता है। यातायात प्रबंधक यानी ट्रांसपोर्ट मैनेजर
गोल्जी काय को कहते हैं? कोशिका का केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। वंशागति का भाग किसे कहते हैं? आपके लिए यह आंसर छोड़ देते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला सवाल है, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा दिया गया है? तो ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया है। अगला सवाल की ओर चलते हैं और आपका अगला सवाल यह होगा, जीवधारियों के आनुवंशिक संगठन को उसका डैश कहते हैं। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो, इस सवाल का आपका सही जवाब होगा जीनोटाइप, आपका राइट आंसर होगा। जीनोटाइप आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल की ओर हम चलते हैं और आपका अगला सवाल है, मटर में गुणसूत्र की संख्या को क्या कहते हैं? मटर में गुणसूत्र की संख्या यानी कितनी होती है? तो 14 होती है। 14 होती है, आपका सही जवाब होगा। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये की थी बीजमैन। इसने बीजमैन ने किया था। अगला सवाल की ओर हम चलते हैं और अगला सवाल आपका होगा, निम्नलिखित में से किसमें डीएनए नहीं पाया जाता है? यानी निम्नलिखित में से किसमें डीएनए नहीं पाया जाता है? यानी ये दोस्तों बताना है आपको कि डीएनए किस में नहीं पाया जाता है। एलीन में डीएनए, एलील में डीएनए नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जीन के संबंध में गलत है? यानी जीन के संबंध में जो निम्नलिखित में जोड़ा दिया गया है वो कौन सा गलत है? तो कवक का अध्ययन, ये आपका गलत होगा। दोस्तों, अब कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं ये आप लोग जरूर बताइएगा। कवक के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं ये आप लोग बताइएगा। आप लोग के लिए छोड़ दिया जाता है। अगला सवाल है, वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आपका कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। अगला सवाल होगा आपका, अगला सवाल है, जीवों के वैज्ञानिक के नामकरण की पद्धति को क्या कहते हैं? जीवों को वैज्ञानिक और नामकरण की पद्धति को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं द्विनाम पद्धति के नाम से जाना जाता है। द्विनाम पद्धति के नाम से जाना जाता है। कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? तो ये कवक आपका सही जवाब होगा। कवक आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका ये रहा, कवक के विषय में गलत स्टेटमेंट कौन है? यानी कवक के रिगार्डिंग में ये कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ये गलत स्टेटमेंट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये गलत है आपका, कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। अगला सवाल होगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो इस सवाल का आपका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा हरित लवक। हरित लवक आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है आपका, पूर्ण विकसित कोशिकाओं का प्रकार है? कोशिकाओं का प्रकार है तो ये आपका सही जवाब जो होगा यूकेरियोटिक कोशिका आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं और अगला सवाल आपका ये होगा, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? जो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो ये है आपका शुक्राणु। शुक्राणु आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रारंभिक तथा सरल संरचना वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है? आपका सही जवाब जो होगा वो आपका सही जवाब प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आपका राइट आंसर होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका होगा, मानव शरीर का लसिका कोशिकाओं किस अंग से बनती है? यह प्रश्न जो है, इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका तिल्ली आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल होगा, एंटीबायोटिक अधिकांशतः प्राप्त किए जाते हैं।
एंटीबायोटिक अधिकांशतः किससे प्राप्त किए जाते हैं? वो कवकों से प्राप्त किए जाते हैं। गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है? गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है? तो ये आपका है क्रोमोटिन धागों का। क्रोमोटिन धागों का आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, कोशिका झिल्ली बनी होती है, यानी कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली आपका यानी ए तथा बी, ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रोटीन से और लिपिड से बनी होती है। प्रोटीन से और लिपिड से बनी होती है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? यानी मानव शरीर की कौन सी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? वो कोशिका का आपको नाम बताना है। तो वो कोशिका आपका लाल रक्त कोशिका आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल ये है आपके सामने, पक्षी और चमगादड़ दोनों उड़ने में सक्षम होते हैं, फिर भी चमगादड़ पक्षियों से भिन्न है, क्यों भिन्न है ये आपको बताना है। किस लिए भिन्न है? पक्षी भी उड़ते हैं, चमगादड़ भी उड़ते हैं और दोनों उड़ने में सक्षम है, लेकिन दोनों में से भिन्नता क्या है, यह आपको इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो यह भिन्नता है मध्यपट डायफ्राम के कारण। मध्यपट डायफ्राम के कारण आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? विषाणु निम्नलिखित में से किस जगत में शामिल किया जाता है? तो इनमें से कोई नहीं, यानी विषाणु जो निम्नलिखित में से ऑप्शन दिया गया है वो किसी में शामिल नहीं किया जाता है। अगला सवाल की ओर हम चलते हैं और आपका अगला सवाल यह है, जीवाणुओं के संबंध में सत्य नहीं है, यानी गलत है। जीवाणुओं के संबंध में निम्नलिखित कौन सा गलत है ये आपको चुनना है। वो केंद्रक युक्त आपका इस सवाल का सही जवाब होगा। लेकिन दोस्तों अगर यदि आप यहाँ नहीं हटाते हैं तो इसको केंद्रक युक्त हटा दीजिए, बाकी आपका सही हो जाएगा। बाकी बात आपका सही हो जाएगा। जीवाणुओं के संबंध में सत्य है, मोनेरा जगत से संबंधित है, सही बात है। एक कोशिकीय जीव है, सही बात है। स्वपोषी है, सही बात है। लेकिन आपको यहाँ औसत पूछा गया है, तो औसत की बात है तो केंद्रक युक्त आपका सही जवाब होगा। पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अगला सवाल आपका होगा, अगला सवाल ये है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? यानी आप यह कह सकते हैं अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अस्थियों को अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ऑस्टियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृत वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? तो निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ये उपरोक्त में से सही, यानी ऑल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल की ओर हम चलते हैं और आपका अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल है आपका, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे। यानी बिहार में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था उनका प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो इस प्रश्न का जो आपका सही जवाब होगा वो श्री कृष्ण सिंह आपका सही जवाब हो जाएगा। श्री कृष्ण सिंह आपका राइट आंसर होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कौन सा जेल भेजा गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यानी 9 अगस्त 1947 को जब गिरफ्तार किया गया था तो उनको किस जेल भेजा गया था? निम्नलिखित में आपका ऑप्शन दिया गया है। चलिए दोस्तों आपको हम 10 सेकंड का समय देते हैं, बताइए किस जेल भेजा गया था। दोस्तों हमें विश्वास है कि आप लोग ऑप्शन पढ़ के आंसर कर पाए होंगे। चलिए हम आंसर इसका बताते हैं। ये बांकीपुर जेल जो कि पटना में ही है। बांकीपुर जेल जो कि पटना में ही है, इसमें इसको बंद कर दिया गया था, इसमें इनको बंद कर दिया गया था। अगला सवाल आपके सामने ये है। दोस्तों इस सवाल से आप
हमें लगता है कि बहुत बार रूबरू हुए होंगे। आप आंसर इसे करने का प्रयास जरूर करेंगे। अगला प्रश्न का भी आंसर आप करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। चलिए तब तक हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोली कांड कब हुआ था? ये कांड कब हुआ था? तो ये कांड आप लोग आंसर कर पाए होंगे। यह कांड आपको 11 अगस्त 1942 को यह हुआ था। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण जी निम्नलिखित में जो सत्याग्रह दिया गया है वो किस सत्याग्रह से संबंधित थे? वो सत्याग्रह है भारत छोड़ो आंदोलन, इनसे यह संबंधित थे। अगला सवाल आपका ये रहा। और आपका अगला सवाल है, बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनके कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा? यानी भारत आज़ाद होने से पहले और भारत आज़ाद होने के बाद वह बिहार के कौन राज्यपाल थे? वो स्वतंत्र होने से पहले और स्वतंत्र होने के बाद यह कार्यकाल इनका रहा था। तो आपका सही जवाब जो होगा इस सवाल का, और राज्यपाल आपका था जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम आपका इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? वह क्षेत्र है दिया गया ऑप्शन में। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो पटना से संबंधित थे। अगला सवाल की ओर हम चलते हैं। और आपका अगला सवाल है, बिहार में किस राज्य ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? तो उस बिहार में किस सरकार ने यानी स्कूलों में जो अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती थी उसे समाप्त करने की अनिवार्यता कर दिया था? यानी उसे अंग्रेजी की पढ़ाई, अंग्रेजी की शिक्षा उस स्कूलों में नहीं दी जाएगी। तो किस सरकार ने किया था? तो वह सरकार जो था वो सरकार आपका महामाया सरकार था। महामाया सरकार ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा।